कि जब कोई डिप्लोमा होल्डर इलाहाबाद में जाता है, प्रयागराज की धरती पे, तो वो क्या क्या सपने लेके जाता है और क्या क्या वहाँ पे जो तकलीफें होती हैं उसके बारे में बात करेंगे आपको। और उसको किसी की कहानी न बता के मैं जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरा अनुभव है इलाहाबाद के बारे में, वहाँ पे रहना, वहाँ पे जाना, वहाँ कोचिंगों के जो हाल, जो वहाँ के रूम के बारे में, जो रूम मालिकों का हाल है, उसके बारे में बात करेंगे, बताएंगे थोड़ा सा आपको अपने बारे में। मैं जून 2014 में डिप्लोमा का जो एग्जाम देने के बाद मैं और मेरा मित्र हम इलाहाबाद पहुंचते हैं, प्रयागराज की धरती पे। प्रयागराज जो कि पूर्व में इलाहाबाद था। तो सबसे पहले वहां पे जाने के बाद जो सबसे बड़ी जंग शुरू होती है वो है आपको रूम मिलना। मैं और मेरा मित्र, मेरा दोस्त, हम लोगों ने, जैसे कोई गांव में सब्जी की दुकान, ठेले पे सब्जी बिकती होगी, आपने देखा होगा, वो पूरी हर गली में चिल्लाता है कि सब्जी ले लो, आलू ले लो, टमाटर ले लो, तेज तेज आवाजें लगाता है कि जब किसी के घर में अगर वो चीज की जरूरत है तो वो बाहर निकल के बोलता है कि हाँ हमें चाहिए सामान, फिर वो सामान देता है। तो उस तरीके से वहां रूम ढूंढी जाती है इलाहाबाद में। मई जून में तो ऐसे भी गर्मी बहुत होती है, तो दोपहर में मोस्टली लोग सो ही जाते हैं बाहर, दुकानें भी बहुत, चहल पहल कम होती है। तो हम लोग सरोरी में रूम ढूंढना शुरू करते हैं और हर गली से जाते हुए हम चिल्लाते हैं, दरवाजे को खटखटाते हैं, बेल को मारते हैं, फिर पूछते हैं कि रूम खाली है, रूम खाली है। हम लोग करीब 2 घंटे तक ऐसे ही गलियों को टटोलते हुए, रूम पे बेल मारते हुए और ढूंढते हुए अपने प्रयास जारी रखते हैं। और कई जगह तो पोस्टर लगे होते हैं कि रूम खाली नहीं है, कृपया डिस्टर्ब न करें, क्योंकि दिन भर में वहां पे लड़के रूम ढूंढने वाले बहुत होते हैं। तो कई लड़के पढ़ रहे होते हैं या सो रहे होते हैं, बार बार बेल मारने में उनको दिक्कत होती है, तो वो वहां पे पहले चिपका देते हैं कि यहाँ पे रूम खाली नहीं है। और आपने इलाहाबाद में अगर गए होंगे तो आपने देखा भी होगा कि वहां पे जितने बच्चे हैं, उस जितने रूम हैं, मालिक के 2-3 गुना तो ज्यादा बच्चे होंगे वहां पे। और उनकी काफी हद तक जो रोजी रोटी है, जो वहां की सब्जी की दुकानें हो गई, किराना की दुकानें हो गई, वो जो लड़के हैं उनके ऊपर यही टिकी होती हैं, क्योंकि वो खरीदारी करते हैं सब्जी, तेल, सामान। और जब स्कूल, जब वहाँ की कॉलेजें और कोचिंगें बंद होती हैं, जब बच्चे घर जाते हैं, तो वहाँ की जो दुकानें होती हैं वो पूछते हैं कब आएंगे आप लोग, क्योंकि उस समय उनका जो दुकानदार का जो वो आमदनी है वो कम हो जाती है, तो बड़े चिंतित होते हैं उस समय वो। तो मैं क्या बता रहा था कि 2-3 घंटे घूमने के बाद हमें एक रूम मिलता है। हम वहाँ पे 500 रुपये उसको एडवांस देते हैं। फिर मैं और मेरा दोस्त हम जाते हैं घर पे, अगले दिन सामान लेके आते हैं। तो हमारी शुरू पहले योजना थी कि हम जो खाना है वो बाहर कहीं से खाएंगे, किसी ढाबे में से लेके, लेकिन फिर पता लगता है कि नहीं, यहाँ खाना अच्छा नहीं मिलता। फिर घर आए, फिर 2 दिन बाद गए, अपना सामान, अपना चौका, बेलन, आटा, दाल लेके वहां गए। अब आप सोचिए कि हम लोग गांव के रहने वाले, मतलब कि मतलब जिसका सिर्फ सोने का टाइम घर पे जाता हो, बाकी टाइम आपका बाहर कॉलेज जाना, डिप्लोमा कॉलेज जाना, कोचिंग करना, बाहर घूमना, क्रिकेट खेलना, जो भी हॉबी थी वो करना। लेकिन इलाहाबाद में 10 बाई 10 के क्वार्टर होते हैं, उसी में आपको रहना है, पढ़ना है, और उसी में आपको सारी चीज करने हैं। 10 बाई 10 के क्वार्टर में 2-2 लोग हम लोग रहते थे। और रूम लेने के बाद दूसरी चुनौती आती है कि आप कोचिंग कहाँ करेंगे, क्योंकि आपको तो कंपटीशन की तैयारी करनी है। और जैसे हम लोग जेई की तैयारी करने गए थे, जूनियर इंजीनियर की, तो हम लोगों ने उस हिसाब से कोचिंग किया, ढूंढा, तो कोचिंग मिली, कोचिंग में नाम लिखवा लिया कुछ पैसे देके। अब सबसे बड़ी चुनौती थी वहां पे हम लोग का मन लगना। गांव का लड़का, सॉरी, जब बाहर जाता है तो सबसे पहले जब वो पैक होता है, एक
एक फैली हुई दुनिया जो गांव में लगती है वो शहर में नहीं होती। शहर में 10 बाई 10 के क्वार्टरों पे आपको रहना, सीमित चीजें हैं, किसी से परिचय नहीं है। आप अपनी दुख तकलीफ जो है वो आपका पार्टनर ही होता है। उस समय अच्छा, उस समय पार्टनर का रोल बहुत बहुत अहम हो जाता है। अगर आपका पार्टनर भी उतना सीरियस नहीं है अपने करियर को लेके या अपने फैमिली के प्रति, तो जो आपकी शुरुआत वहां पे टिकने की है वो बहुत डगमगा जाती है। लेकिन मैं खुशनसीब रहा कि मेरा पार्टनर बहुत अच्छा था और बहुत मजा आया हमें वहां पे रहने में इलाहाबाद में। तो हमने कोचिंग की, कोचिंग जब हमने जाने लगे हम दोनों कोचिंग, तो सुबह 7 बजे क्लास होता था, 250 बच्चों का बैच चलता था जहां पे हमने नाम लिखवाया था। अब वहां पे आधे घंटे पहले जाके सीट लेनी पड़ती थी आगे के लिए, ताकि आगे मिले, क्योंकि उसके बाद अगर आप पीछे बैठेंगे तो बोर्ड भी से कम दिखता था और माइक से आवाजें भी बहुत मतलब थोड़ी सी दिक्कत होती है आगे की तुलना में पीछे। अब आधे घंटे पहले धक्का मुक्की खाते हुए आप कोचिंग में घुसे अपना आई कार्ड दिखाते हुए। फिर हम लोग 11 बजे 7 बजे गए। अब 7 बजे आप खाना बना के तो जाएंगे नहीं, ऐसे कुछ पानी पूनी पी के चले गए, चाय वो पी के। फिर 11:30 बजे कोचिंग आए, रूम पे पहुंचते पहुंचे 11:30 बजे कोचिंग से निकले, रूम पे पहुंचते पहुंचते 11:45 बज गया। फिर हम लोग आपस में बात कर रखा था कि एक बंदा सुबह खाना बनाएगा, एक शाम बनाएगा। तो सुबह वहां खाना क्या बनता है, दाल चावल रोटी। अगर आप सब्जी खाने वाले बंदे हैं तो आपका पेट नहीं भरेगा, और मैं था सब्जी खाने वाला बंदा। अब दाल चावल रोटी मुझसे खाया ना जाए, दाल चावल तो मैं कैसे खा लेता था, मुझसे रोटी ना खाया जाए दाल से। अब मेरी जो हेल्थ है, जो मेरी वो मेरी डाउन होने लगी। एक तो एक खुला बंदा जब एक 10 बाई 10 कमरे में गया, तो एक तो मनोवैज्ञानिक प्रेशर बन गया आपके ऊपर, दूसरी चीज आपको खाना अच्छा नहीं मिलेगा। सिर्फ शाम को खाना जो बनता था वो बनता था सब्जी रोटी। सब्जी रोटी जब हम खाते थे तब पेट भरता था अच्छे से मेरा। और आप सोचिए कि वही रूटीन होता था। फिर हम लोगों ने एक कोचिंग और ज्वाइन की 3 से 5 के लिए। तो आप सोचिए 7 से 11 वहां 4 घंटा कोचिंग करते थे टेक्निकल की, और फिर वही आके खाना वाना खा के थोड़ा आराम करते थे, 1-2 घंटे सोते थे दोपहर में, फिर कोचिंग और जाना 3 से 5। मतलब एकदम कम बहुत ही कम टाइम में काफी चीजें हम लोगों ने ले रखी थी कोचिंग की, और उसी में सोना खाना पीना रहना। तो सबसे पहले तो मन नहीं लगता था, मन नहीं लगता था जब दोपहर में, क्योंकि इलाहाबाद में बच्चा दोपहर में तो 100% सोता है वो दाल चावल खाने के बाद। जब सो के उठते थे तो घर की याद आती थी, होम सिकनेस तो थी कि मतलब कभी कभी ऐसा लगता था कि कहाँ फंस गए आके, क्यों इलाहाबाद आ गए। क्योंकि इलाहाबाद एक बार आप चले गए तो फिर आपको सब पूछेंगे कि इलाहाबाद तैयारी करने गया, इलाहाबाद तैयारी करने गया, फिर आप वापस नहीं आ सकते अपना झोला लेके। और 1 साल अगर आपका सिलेक्शन ना हो तो घर वाले पूछेंगे कि क्या हुआ भाई, दोस्त यार पूछेंगे, और सबसे ज्यादा पूछेंगे आपके गांव वाले जब आप घर जाएंगे कि भैया क्या हुआ, आप तैयारी करते, कोई नौकरी कोई लगी, कुछ हुआ आपका कि नहीं हुआ। तो आप जब आपको सिलेक्शन नहीं होगा तो आप इनके जवाब देते देते तो आप एकदम तोड़ के जवाब तो दे सकते नहीं कि नहीं, आपको क्या मतलब है, आपको सबको देखना है। तो आप क्या करेंगे, टुल मटुल जवाब देंगे। और आप उनको कैसे बताएंगे कि अभी फॉर्म भरा मैंने, नहीं हुआ, नंबर कम आए, इतनी कहानियां उनको बता नहीं पाएंगे। उन्हें सीधा सीधा आंसर चाहिए कि आपका हुआ कि नहीं हुआ। अब 1-2 साल बीतने के बाद आपको खुद आने लगेगी शर्म, घर वाले के सामने भी शर्म आएगी, जो आपके आसपास है उनसे भी शर्म आएगी। तो हम दोनों 1-1.5 साल के होने के बाद कुछ बात नहीं बनी। फिर मैं जब घर जाता था तो घर में जाता था शाम को, 1 साल तक मैं दिन बताता था तो सब टोकते थे, तो आती थी शर्म। तो शाम को अपने ही घर छुप के जाना शुरू किए, रास्ता चेंज करके, कि ताकि जाते वक्त कोई ना देखे, उसके बाद भले कोई देख ले कि झोला लेके आ रहे हैं। घर आना, हफ्ते पहले तो हफ्ते में जाते थे, फिर 15 दिन पे, फिर महीने पे जाने लगे, जैसे जैसे वहां पे अपना इलाहाबाद सेटअप बन गया। घर से जाना, हर चीज घर से लानी, दाल चावल चीनी तेल आलू, यहां तक मसाला हल्दी भी मैं घर से लाता था कभी कभी। बस सिर्फ किताबें और कोचिंग के लिए पैसे वहां पे खर्चते थे, या कभी कुछ खाने पीने का मन कर गया। और वो जो जिंदगी होती है वो बहुत तकलीफदेह होती है। आप क्योंकि
अब एक साल के बाद आपको मेन चीजों से गुजरना होता है। एक तो घर का प्रेशर आएगा आपके ऊपर, समाज आपको प्रेशर डालेगा। तीसरा, आपका जो एम है, जो लक्ष्य है, उनकी तरह आप उनके नीचे आप दबते चले जाएंगे कि आपको कुछ हो नहीं रहा है। तो वो जो लाइफ होती है वो कभी जुबान में बयान नहीं की जा सकती। एक बच्चे की जो वहां पे जिस पीड़ा से गुजरता है उस दौरान, अगर आप ईमानदार हो अपने माँ बाप के प्रति, अपने घर वालों के प्रति, तो आप मेहनत करोगे, आप अपना 100% देने की कोशिश करोगे। जो चीजें, जैसे मुझे सबसे पहले हमने नाट्य की कोचिंग कर ली मैंने, जो मैथ रीजनिंग जीएस होता है, ताकि इसकी उसके बाद हमने टेक्निकल तो हम पढ़ते रहे हमेशा, क्योंकि जब आप जेईई की तैयारी करेंगे तो नॉन टेक के क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, टेक्निकल के ज्यादा पूछे जाते हैं। और जिसका सिलेक्शन होता है, मेरा भी हुआ, तो टेक्निकल के कारण ही हुआ, टेक्निकल को वेटेज ज्यादा होता है। और अभी सोचिए 2 साल गुजर गए, आपका एक भी एग्जाम नहीं निकला। उसके बाद मेरा एक एग्जाम निकलता है यूपी ट्रिपल एससी जेई में, यूपी ट्रिपल एससी जेई, ये 2016 की वैकेंसी थी। इसमें पहले इंटरव्यू होता था और प्लस रिटन मैंने क्वालिफाई किया और मैंने इसमें इंटरव्यू दिया, बट मेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं गया था। मुझे पता लग गया था कि मेरा सिलेक्शन इसमें नहीं होगा। उसी साल जो यूपी पीसीएल जेई की वैकेंसी आई थी, यूपी पीसीएल जेई, जिसका ड्रीम लेकर हर डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल का बंदा इलाहाबाद में जाता है, पास होने के बाद, इलेक्ट्रिकल से पास होने के बाद हर बंदा जब इलाहाबाद जाता है तो उसका सबसे पहला जो ड्रीम होता है कि मुझे यूपी पीसीएल में जेई में नौकरी पानी है। प्लस क्योंकि वहां भोपाल ज्यादा, बेईमानी का पैसा ज्यादा है कि पैसा करेंगे, लेकिन मेरे मन में ऐसा कभी कुछ था नहीं कि मुझे बेईमानी का पैसा कमाना है। इन 2 सालों में मैं हमेशा ईमानदार रहा अपने प्रति, अपने माँ बाप के प्रति, अपने काम के प्रति। कुछ गलतियां हुई उसकी सजा भी मुझे मिली इस दौरान, क्योंकि 1 साल तक मैंने वहां तैयारी अच्छी से नहीं की, उसका परिणाम मुझे 0 मिला। उसके बाद मैं सुधरा का मतलब मैं थोड़ा सीरियस हुआ अपने पढ़ाई को लेके कि नहीं यार, अब थोड़ा सा और पढ़ना पड़ेगा और जगना पड़ेगा। और जब मेरे एग्जाम निकले, इसमें मैंने इंटरव्यू दिया, इसमें मेरा वेरिफिकेशन कराया, क्योंकि तब तक इंटरव्यू खत्म हो गई थी जब इसका वैकेंसी आई थी। तो इसमें क्या होता है कि जितनी सीट होती है उससे दोगुना बच्चे को बुलाते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर फाइनल मेरिट आएगी। तो फाइनल मेरिट में मेरा हुआ नहीं। अब सोचिए कि मुझे ऐसा लगा कि नौकरी मेरे दरवाजे तक आके निकल गई। इस वैकेंसी से तो मुझे फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इस वैकेंसी से मैं बहुत टूट गया था। ये जब इसमें नहीं हुआ, जब इनमें मेरा निकला, तो मैंने कुछ लोगों को बता दिया कि मेरा इस एग्जाम में निकल गया है। तो अब गांव वाले को पता लग गया एक बार, तो वो पूरी फैला देंगे। फिर वो मुझसे पूछने लगे, जब मेरा हुआ नहीं, मैं घर गया तो मुझसे पूछने लगे भैया मिठाई खिलाओ, और आपका सिलेक्शन ना हुआ हो, लोग कहें मिठाई खिलाओ। कितने लोग को समझाओगे कि 2 नंबर से दूंगा, 1 नंबर से दूंगा? वो तो उनको तो मजे लेने के लिए वो बस जायका चाहिए। इसमें मेरा मतलब नहीं होने से रिश्तेदार, गांव, दोस्त यार, सब लोगों ने बहुत टोका कि भैया हुआ कि नहीं हुआ, सिलेक्शन तो हुआ नहीं था। उस समय ऐसा लगा जैसे जिंदगी खत्म हो गई है, जैसे जिंदगी खत्म हो गई। आप 2014 से मेहनत करते हैं, 2016 में आपको कुछ मिलता है या मिलने की आपका आस जगती है, लेकिन आपका जब परिणाम 0 होता है, जब आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तो आपको लगता है यार फिर से वही कहानी शुरू करनी पड़ेगी। तो मुझे लगा कि मैंने जहां से शुरू किया था मैं वहीं पहुंच गया। लेकिन उस दौरान मेरा ये मानना है कि आप हौसला रखिए अपनी मेहनत पे, और अपनी जो भी आपको प्रकृति ने दिया है, भगवान ने दिया है, उस पर आप हौसला रखिए। क्योंकि ये चीजें अगर यहां तक पहुंचने का मतलब है कि आपको कुछ इंडिकेशन मिल रहा है कि आप इस लायक हो। आपको हमने अभी गेट पास नहीं दिया है आने का, लेकिन आप इस लायक हो, आप प्रयास करते रहो, यहां से हारना नहीं है। लेकिन मैं यहां से एकदम हार गया था। मुझे लगा कि अब प्राइवेट नौकरी करते हैं, अब बहुत हो गया, 2-2.5 साल तंग आ गया था मैं अपने आप से, डिप्रेशन में चला गया था पूरा। लेकिन कुछ लोग थे उस समय जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया
मेरे घर के भी कुछ लोग थे कि नहीं यार आप 1-2 साल और तैयारी करो, कोई बात नहीं, इसमें नहीं हुआ तो क्या हुआ, आप मेहनत करते रहो, थोड़ी सौ मेहनत करो, आप बहुत करीब हो। फिर मैं दोबारा से मतलब जब इसमें मेरा नहीं हुआ तो मतलब मैंने अपनी मेहनत को दुगना कर दिया, बढ़ाया नहीं, दुगना कर दिया मैंने। उसके बाद मुझे फाइनली सफलता मिलती है 2017 में। 2017 में मुझे अक्टूबर के महीने मैंने पावर ग्रिड का एग्जाम दिया था, जिसका दिसंबर 2017 में रिजल्ट आता है और फाइनली मेरा सिलेक्शन हो जाता है। अब ये जो कहानी मैंने आपको बताई 2014 से 2017, ये 10 मिनट में तो खत्म हो गई, लेकिन इस 10 मिनट की जो कहानी है यही जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा थी, मेरी सबसे बड़ी परीक्षा। पेट नहीं भरता था, बॉडी एकदम आधी हो गई थी, खाने के लिए भी सोचना पड़ता था कि मतलब कब अच्छा खाना खाएंगे, नसीब में है भी कि नहीं भी, क्या हम बन पाएंगे, क्या जो सपने लेके यहां तक आए हैं वो पूरा हो पाएगा नहीं पूरा पाएगा। दाल चावल घर से ढो के ले आना, ट्रेन में बिना टिकट के यात्रा करना, कई बार पकड़े जाना, कई बार तो भाई साहब आंख में आंसू भी आते थे, बहुत रोया है मैंने कि कभी कभी स्टेशन से रोड तक आने के लिए आधे किलोमीटर जब आप सर पे या हाथ में चावल दाल लेके आते थे तो बहुत पिन होता था रास्ते में, आंसू भी आते थे कि मतलब जिंदगी कितनी परीक्षा ले रही है। लेकिन यकीन मानिए वही परीक्षा हमारी सबसे बड़ी परीक्षा होती है, क्योंकि ईश्वर देख रहा होता है और वो आपको जज कर रहा होता है, और वो ऐसा नहीं है कि वो आपको नहीं देना चाहता, आपके सपनों को पूरा नहीं करने देना चाहता, बस वो देखना चाहता है कि आप उसके लायक हो कि नहीं। अगर उस परीक्षा में आप निकल गए तो आप जरूर उस चीज को पाते हैं। अगर वहीं पे आप टूट गए, आप नशा करने लगे, गलत संगत में पड़ गए, गलत चीजों में पड़ गए, फिर आदमी वहीं से भटक जाता है। मैंने देखा है कि यही जो रास्ता होता है, इसी बीच में आदमी कई बार कई लड़कों को मैंने भटकते हुए देखा, वो फंस गए, या तो नशा में चले गए, या तो लड़की के चक्कर में चले गए, या तो गलत संगत में चले गए, और फिर यहीं से उनकी हुई घर वापसी, घर चले गए वो, मतलब खाली हाथ आए और खाली हाथ गए। नशा मैंने कभी किया नहीं जीवन में, संगत कभी गलत रही नहीं, कुछ चीजें थी जो थोड़ी बहुत हुई, लेकिन उसका मुझे जल्दी एहसास हो गया, और शायद मुझे लगता है कि उन गलती की वजह से मैं 2014-17 तक फंसा रह गया, नहीं तो मुझे नौकरी और पहले लग जानी चाहिए थी मेरी, मुझे ऐसा लगता है। बट ठीक है, जब भगवान देता है तो अपने टाइम पे ही देता है, और कभी उसके निर्णय पे हमें क्वेश्चन करने नहीं चाहिए, अधिकार भी नहीं है हमें। और उसके बाद नौकरी लगने के बाद आप हमारी समस्या खत्म नहीं होती है, उस समस्या के बारे में भी थोड़ा आपको मैं बताना चाहता हूं कि एक छोटे से गांव से निकलने होने के बाद जब नौकरी लगती है तो लगता है कि दुनिया मिल गई है, अब अच्छे से खाएंगे पिएंगे और जिंदगी जिएंगे। पहली पोस्टिंग मेरी 2017 में 18 में ही मिल जाती है श्रीनगर, जहां पे गोलियां चलती हैं धाए धाए। जब मैं वहां ज्वाइनिंग करने गया तो एक ही दिन बाद मेरे पास किसी का फोन आया, और वहां पे सीएसएफ लगी होती है बाहर, क्योंकि थोड़ा सा बहुत ही अलग टाइप का एरिया है, पावर हाउस के पूरे चारों तरफ सीएसएफ लगी थी। और मैं रोने लगा बताते बताते कि यार मैं कहाँ फंस गया, मैं नौकरी कहाँ पर पा गया, नौकरी भी मिली इतनी तपस्या इतनी मेहनत के बाद, तो गलत जगह आ गया, मैं फंस गया। लेकिन कहते हैं ना कि समय बहुत बलवान होता है, और वो परीक्षा लेता है आपके सब्र की, आपकी ईमानदारी की, आपकी मेहनत की, उसके बाद भगवान आपको आपके हिसाब से चीजें देता है। वो 1 साल मैं वहां रहा, लगभग 1 साल, बहुत टफ थे मेरे 1 साल, मतलब नौकरी का सबसे टफ टाइम था मेरा 1 साल ही लगभग। उसके बाद मेरी पोस्टिंग 2019 से 2021 तक मैं लद्दाख में रहा, लद्दाख को जानने का मौका मिला। लद्दाख
एक अलग जगह है, बढ़िया जगह है, जाना चाहिए मेरे हिसाब से इंसान को। लद्दाख का मतलब ऐसा कोई ब्लॉक नहीं है जहां मैं न गया हूं अपने काम को लेके। पेंगोंग लेक है वहां पे, पाकिस्तान का बॉर्डर है, और करीब 18,000 फीट पे है जहां हम लोग हैं, वहां से करीब 18,000 फीट पे है। मिर्जापुर से करीब 18,000 फीट पे है, ऊंचे पे है, बर्फ पड़ती है। और यहाँ बहुत चीजें देखने की मिली, मतलब बहुत अच्छी चीजें देखने की मिली, यूनिक चीजें देखने की मिली। बहुत प्राउड भी फील हुआ उस समय नौकरी पे कि यार शायद नौकरी नहीं होती तो शायद कहाँ आते यहाँ पे। उसके बाद से मैं अभी वर्तमान जगह पे अपनी सेवाएं दे रहा हूं। तो ये जर्नी 10 मिनट में खत्म हो गई, लेकिन इस दौरान बहुत उतार चढ़ाव आते हैं जीवन में, तकलीफें आती हैं। लोगों के जब आप काम आओगे तो आपको सराहेंगे भी, अब जब आप लोगों के काम नहीं आओगे तो आपको गालियां भी देंगे, बददुआएं भी देंगे। बट आपने जीवन में दो ही कॉन्सेप्ट रखने, अपने प्रति ईमानदार रहना, अपने काम के प्रति ईमानदार रहना, अपनों के प्रति ईमानदार रहना। यही हमारा जीवन है। अगर इन तीन चीजों पे हम कायम रहते हैं और उस भगवान पे भरोसा रखते हैं तो फिर हमें किसी डरने की जरूरत नहीं है। अगर हम सही हैं तो हमें डरने की क्यों जरूरत है किसी से? आप सही हो तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, इस नौकरी के पाने के बाद आपको याद रखना है, हम सबको याद रखना है कि आज मुझे अपना घर छोड़े 2014 से मैंने घर छोड़ा था, 2024 चल रहा है, लगभग 10 साल हो गए। 10 साल में बहुत चीजें बदली, दुनिया बदल गई, माँ बाप की भी अब उम्र हो गई, और हम लोग भी लगभग 30 प्लस तो हो ही गए हैं। तो कहते हैं ना कि जिस उम्र में शौक पूरे करने चाहिए थे उस समय भाग रहे थे कि कहीं रोजगार मिल जाए, रोटी का जुगाड़ हो जाए। और जब आप नौकरी पाते हैं तो फिर आपके पास जिम्मेदारियां आती हैं, फिर आप जिम्मेदारियों में के तले दबते चले जाओगे। लेकिन यही जिंदगी है, यही सब कुछ है। माँ बाप को नहीं छोड़ना है अकेले, हमेशा उनके पीछे कदम मिला के खड़े रहना है, उनके स्वास्थ्य के प्रति, उनकी इच्छाओं के प्रति, उनके सपनों के प्रति। और जब ये चीजें आप करेंगे पूरे समर्पण भाव से तो आपको एक अलग फीलिंग आती है, एक संतोष मिलता है। बस यही थी छोटी सी जर्नी जिसको मैंने शेयर किया। धन्यवाद।